गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सत्यप्रकाश कश्यप श्री राम तकनीकी संस्थान जांजगीर से। अब आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जहाँ पर हमने आपको कंप्यूटर में यूज होने वाले सारे इनपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से बताया था। आज हमारी क्लास में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस के टाइप्स और उनको विस्तार से देखेंगे कि किस तरीके से कोई आउटपुट डिवाइस फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस के इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस होता क्या है, तो मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स या वो सारे प्रोसेस, ठीक है, जो कि कंप्यूटर में चलता है, जिसे हम आप प्रोसेसिंग के बाद देख पाते हैं, वो कहलाता है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमको आउटपुट डिवाइस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आउटपुट डिवाइस को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो कुछ आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी दिखाते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी, तो हम कंप्यूटर को कोई भी चीज़ इनपुट देते हैं तब, और उसके बाद हम उसको कमांड देते हैं कि इसको क्या करना है, ठीक है। इस कमांड के बाद जो इनपुट डिवाइस जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट देता है जिसको हम मॉनिटर पे देख पाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसको हम सिर्फ मॉनिटर पे देख पाते हैं। ऐसे जो आउटपुट डेटा हैं इनको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर ही रहते हैं, क्लियर है, जिसको हम बाहर नहीं निकालते, जो कंप्यूटर के अंदर ही रहते हैं। ऐसे आउटपुट को, ठीक है, हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। पर अब मैंने कहा था कि आपको आउटपुट डिवाइस की दूसरी कैटेगरी है, जैसे प्रिंटर। तो हम उस आउटपुट को प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके कागज पर उतारते हैं। तो ऐसा आउटपुट, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर से प्रिंट करके कागज पर उतार लेते हैं, ये हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है, क्लियर है। तो आप सभी ध्यान देंगे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होता है। तो सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी है जो कि कंप्यूटर के अंदर ही रहता है डेटा के रूप में, ठीक है। और हार्ड कॉपी वो डाटा है जिसे हम पेपर में उतार लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारा हार्ड कॉपी, क्लियर है। तो आप सभी को ध्यान रखना है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अब हम चलते हैं मॉनिटर की तरफ। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी को दिखाता है, ठीक है। तो मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर में जो सबसे पहला मॉनिटर आता है हमारा CRT मॉनिटर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो होता है वो हमारे घर में उपयोग होने वाले मॉनिटर की तरह बिल्कुल होता है, ठीक है। आकार में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। आपने देखा होगा जो घर में शुरुआती समय में जिन टीवी का हम उपयोग करते थे, टेलीविजन का, जिसका सामने हिस्सा हल्का उभरा हुआ होता था और पिछला हिस्सा बहुत ही नुकीला होता था और बहुत दूर तक जाता था, जिसको आसानी से एक व्यक्ति उठा नहीं पाता था, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता था और इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बरसात की जाती थी और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक के संयोजन से ही चित्र का निर्माण होता था। जो ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये 15,000 तक के वोल्टेज का प्रयोग करके बहुत तेजी से गन से इलेक्ट्रॉन जनरेट करते थे और उन्हीं से इमेज का निर्माण होता था। तो ये जो CRT है मॉनिटर है, ये बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चले और वर्तमान में इनको LCD ने रिप्लेस कर दिया है। CRT मॉनिटर में कुछ क्वालिटी थे और इनके कुछ ड्रॉबैक थे, तो हम उसको पहले समझ लेते हैं। CRT मॉनिटर की क्वालिटीज थी, ठीक है। CRT मॉनिटर में आप मेंटेनेंस कर पाते हैं। जैसे अगर कहीं पे कुछ फॉल्ट आ गया तो आप जैसे डायोड में फॉल्ट आ गया, अगर पिक्चर ट्यूब में फॉल्ट आ गया, कहीं पर भी इसके फॉल्ट आता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब आप उसमें रिपेयरिंग कर पाते हैं, ठीक है। और ये बहुत टिकाऊ होता है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला मॉनिटर था। इसके बाद जो हमारा इससे कुछ ड्रॉबैक हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो इसका पोर्टेबिलिटी है। इसमें पोर्टेबिलिटी बिल्कुल संभव ही नहीं होता। आपको डिसाइड करना होता है मुझे इसको कहाँ रखना है, और अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ा कि हमको इसको कहीं शिफ्ट करना है तो इसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो पोर्टेबिलिटी इसका बहुत दिक्कत करेगा आपके लिए। दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग होगा तो नो डाउट ये आपसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का डिमांड करेगा, ठीक है। तो दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो इसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन है, ठीक है। तीसरा है पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी का उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। LCD से बेहतर होता है पर बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के पिक्चर की उम्मीद इसमें हम नहीं कर सकते, ठीक है। झिलमिलाहट बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये तीन इसके ड्रॉबैक थे। अब हम चलते हैं LCD की तरफ।
एलसीडी जो होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्निक है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन गन को दो फिल्मों के बीच संयोजन करके, ठीक है, स्टोर किया जाता है और वहीं पर से इसका चित्र का निर्माण किया जाता है। तो सीआरटी मॉनिटर को रिप्लेस करके एलसीडी को लाया गया है। इसका बेसिक जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी है सीआरटी की जगह एलसीडी का, वो है इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, सॉरी जो झिलमिलाहट है वो सीआरटी से बहुत कम है। पर दूसरा इसमें ड्रॉबैक भी है, एलसीडी का जो पिक्चर क्वालिटी है वो सीआरटी से बहुत बेहतर नहीं है। पर दूसरा गुण आते हैं, इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है सीआरटी का, पर जो एलसीडी का वजन है वो बहुत ही कम होता है, आसानी से एक हाथ से आप उसको उठा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है सीआरटी में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, पर एलसीडी में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ सीआरटी और एलसीडी में एलसीडी ज़्यादा बेटर है। बस एलसीडी में एक ही कमी है, एलसीडी का जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत अच्छा नहीं होता है। एलसीडी में एक और ड्रॉबैक है कि अगर जैसे मैं भी आपको देख रहा हूँ, अगर इसी तरीके से मॉनिटर मेरे सीधे एकदम मेरे चेहरे के सामने है तभी तो मैं चित्र को देख पाऊंगा। अगर मैं दाएं या बाएं होता हूँ तो एलसीडी से चित्र हमको दिखाई देता, वो आपको एक जैसे भूत की परछाई होती है बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगी। जैसे हमने देखा होगा कि डरावने पिक्चर में भूत की परछाई होती है, बिल्कुल वैसे ही वो चित्र हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एलसीडी सीआरटी से बेहतर है, बस एक पॉइंट उसका जो वीक है वो है इसकी पिक्चर क्वालिटी, ठीक है। बाकी चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो, चाहे फिर आप पोर्टेबिलिटी की बात करें, चाहे फिर झिलमिलाहट को रोकने की बात करें, हर गुण में एलसीडी जो है सीआरटी से बहुत ही बेहतर है। अब हम चलते हैं एलईडी की तरफ, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें डायोड्स का उपयोग करके जो लाइट्स जनरेट किए जाते हैं और उन्हीं से ही इसमें पिक्चर्स हैं वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है आज के डेट में, हम देख सकते हैं जितने भी मॉनिटर आ रहे हैं एलसीडी को भी रिप्लेस कर दिया गया है एलईडी के थ्रू, और एलईडी का जो वेट है वो एलसीडी से भी कम होता है। अगर हम देखें एक मॉनिटर का जो वजन है वो 250 ग्राम अगर मैं कह दूं तो भी पर्याप्त है, ठीक है। 250 ग्राम से ज़्यादा कोई मॉनिटर नहीं होता है। आप इसको इजीली 3-4 मॉनिटर एक साथ पकड़ कर कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एलईडी का जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्लैरिटी रिजोल्यूशन सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एलसीडी से भी कम है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डायोड का प्रयोग होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है ना के बराबर है। दूसरा, आप जैसे एलसीडी में मैंने बताया कि आप लेफ्ट या राइट से पिक्चर नहीं देख सकते, पर एलईडी में लेफ्ट या राइट से आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। झिलमिलाहट इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, रिजोल्यूशन बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है। अगर मैं कहूँ हाई डेफिनेशन एचडी क्वालिटी का तो भी गलत नहीं है, एचडी क्वालिटी का इसमें जो पिक्चर क्वालिटी होता है, ठीक है। तो ये है हमारा एलईडी, ठीक है। अब हम चलते हैं मॉनिटर के कुछ फीचर्स हैं, कुछ गुण हैं उनकी तरफ। तो मॉनिटर में इन बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अगर हम लोग मॉनिटर परचेस करने जाते हैं तो किन किन बातों को बेसिकली ध्यान देते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन में जितना ज़्यादा पिक्सल आपके चित्र में रहेगा उस पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ए लिखता हूँ, ये मैंने एक ए लिखा, ठीक है। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी आप देखिए, ठीक है। बहुत ही आपको अगर आप एक यहाँ तक दूरी से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है, पर अगर इसी को अगर हम अब इसकी पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतर है, ठीक है। और इसमें अगर मैं और डॉट बना दूं तो इसकी पिक्चर क्वालिटी और एक भी अच्छी हो जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप कोई भी जो मॉनिटर का यूज करते हैं, मॉनिटर जितना ज्यादा पिक्सल का यूज करेगा उसका रिजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा, और रिजोल्यूशन को अच्छा करने का काम जो होता है वो पिक्सल का होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पिक्सल क्या होता है। पिक्सल जो है किसी भी इमेज का इसका एक डेफिनेशन होता है, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ पिक्चर। मतलब एक पिक्चर का सबसे छोटा एलिमेंट होता है पिक्सल। तो
किसी भी इमेज में जितना ज़्यादा पिक्सल आप डालते जाएंगे उसकी क्लैरिटी उतनी ही अच्छी होती जाएगी, और जितना कम पिक्सल करेंगे तो उसकी क्वालिटी उतनी ही गिरती जाएगी। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पिक्सल का उपयोग कर रहे हैं, तो पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। इसमें और पिक्सल का यूज करेंगे तो और क्वालिटी अच्छी आएगी। क्लियर है? तो यह है हमारा रिजोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को रिजोल्यूशन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो हम देखेंगे रिफ्रेश रेट। ठीक है, रिफ्रेश रेट एक टेक्निक है जिसके द्वारा आपने देखा होगा कि अगर हम कोई मूवी देखते हैं जहां पर एक सीन हमारे आंख के सामने आता है और वो सीन परफॉर्म होने के बाद दूसरा कोई सीन आता है, पर हमको पता ही नहीं चलता कि दूसरा सीन आ गया, हमको लगता है कि वही चल रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्रेश रेट एक टेक्निक है जिसमें एक फ्रेम के हटने के बाद दूसरे फ्रेम को इतनी रफ्तार से लाया जाता है कि हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि पहला फ्रेम कहाँ चला गया। ठीक है, तो यही क्या रहता है मॉनिटर का रिफ्रेश रेट, जो बहुत ही रफ्तार से उसको हटाता है। ठीक है, जो फ्रेम की श्रृंखला होती है एक एक करके हटते जाती है। ठीक है, कोई भी एक इमेज या एक वीडियो कई फ्रेम से मिलकर बना होता है और एक एक फ्रेम लगातार हटते जाता है। ठीक है, तो रिफ्रेश रेट यही तकनीक है कि इतना रफ्तार से हटाना कि आप पलक झपकते उसको समझ ना पाएं और अगला फ्रेम हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो फ्रेम का जो स्पीड है वो जितना ज्यादा रहेगा हमको कोई भी वीडियो को देखने में उतना ही मजा आएगा, क्योंकि वो उतनी स्मूथनेस के साथ से अगला जो फ्रेम है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करेगा और पुराना फ्रेम को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अगला जो होता है हमारा डॉट पिच है। ठीक है, डॉट पिच ये बताता है कि अगर कोई इमेज है, ठीक है, अगर ये इमेज है तो इनके बीच जो पिक्सल, दो पिक्सल के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, दो पिक्सल के बीच की दूरी कितनी होगी। जस्ट अभी कुछ समय पहले मैंने आपको रिजोल्यूशन पढ़ाया कि जितना ज्यादा आप पिक्सल का यूज करेंगे क्लैरिटी उतनी ही अच्छी आएगी। ठीक है, अभी मैंने बताया दो पिक्सल के बीच आप जितनी दूरी करेंगे क्वालिटी उतनी खराब आएगी, और जितना ज्यादा पिक्सल आप बीच में लाते जाएंगे क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। तो यही डॉट पिच कहलाता है कि आप अधिक से अधिक क्या करें, पिक्सल का यूज करें। ठीक है, आप जितना, जैसे यहाँ पर मैंने ये लाइन कर दिया, ये देखिए। ठीक है, जैसे ही हम लाइन खींचते गए, डॉट बढ़ाते गए, वो क्लैरिटी आती गई। अब जैसे ये देखिए 4 बिंदु आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसको लगातार बढ़ाते जाएंगे और इसकी जो क्वालिटी है वो आपको फिर धीरे धीरे दिखती जाएगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ जितने ज्यादा आप डॉट्स बढ़ाते जाएंगे, मतलब पिक्सल बढ़ाते जाएंगे, पिक्चर की क्वालिटी उतनी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हमने इस चीज को देखा भी है, जैसे जैसे हम डॉट बढ़ाते गए इसकी क्वालिटी में सुधार आते गया। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा डॉट पिच। अगला हम देखेंगे इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग। ठीक है, इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग क्या है? इंटरलेसिंग एक टेक्निक है। ठीक है, इंटरलेसिंग एक टेक्निक है जिसमें पिक्चर की क्वालिटी को और बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इंटरलेसिंग एक टेक्निक है जिसमें पिक्चर की क्वालिटी को और बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इंटरलेसिंग टेक्निक में क्या किया जाता है कि अगर कोई इमेज है जिसका क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रहा है तो इंटरलेसिंग टेक्निक उसको और इंप्रूव करता है और एक बार में सिर्फ ये आधी लाइन को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये है हमारा इंटरलेसिंग। ठीक है, बट इंटरलेसिंग का एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है। ठीक है, और हर बार अपने आप को रिफ्रेश करता है, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा आपसे किसी भी इमेज को रिफ्रेश करने में आपसे बहुत ज्यादा समय का मांग करता है। ठीक है, दूसरा होता है नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक। जो नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक होता है ये इंटरलेसिंग से बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें रिफ्रेश करना हमको नहीं पड़ता। अब चूंकि हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तो जो भी ग्राफिक्स है वो हमको तुरंत मिलेगा, और तुरंत मिलेगा तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो इंटरलेसिंग टेक्निक से कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो जो नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक है वो ज्यादा बेटर है। अब हम चलते हैं बीट मैपिंग की तरफ। ठीक है, बीट मैपिंग। ठीक है, तो जब शुरुआत में ग्राफिक्स की शुरुआत हुई, ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी की, सॉरी इमेज की, तो हमने देखा कि शुरुआत में जैसे अगर हमको ABCD लिखना है तो सिर्फ इन्हीं के लिए पहले से ही फिक्स रहता था कि कौन कौन से पिक्सल का यूज करना है और कितने पिक्सल का यूज करना है। पर समय बदलते गया और फिर हम ग्राफिक्स की तरफ आए
तो सिर्फ हमको कैरेक्टर नहीं, हमको ग्राफिक्स के लिए भी पिक्सल की आवश्यकता होती थी। और कैरेक्टर तो फिक्स होते थे कि ए का आकार ऐसा होगा, बी का आकार ऐसा होगा, पर ग्राफिक्स में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता था। मैं मान लीजिए एक फोटो खिंचा रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, ठीक है, तो अब इसमें कितने ग्राफिक्स कितने पिक्सल की आवश्यकता होगी। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, तो इसमें कितने पिक्सल की आवश्यकता होगी। तो इन दोनों बात को हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पिक्सल का डिमांड है रेंडमली चेंज हो रहा है, ठीक है। कभी मुझे दूसरे टाइप के पिक्सल चाहिए और कभी मुझे कुछ और संख्या में पिक्सल चाहिए। तो ये जो बीट मैपिंग है यही डिसाइड करता था कि किस इमेज में कितना पिक्सल देना है और किस आकार में पिक्सल देना है। तो ये काम को करता था हमारा बीट मैपिंग, ठीक है। कि अगर मुझे अगर ऐसी आकृति बनाना है तो यहाँ पर तुरंत हमको इस तरीके से पिक्सल को जमाना पड़ता है। और अगर मुझे तुरंत ऐसा अगर आकृति बनाना पड़ गया तो हम तुरंत इसके लिए इस तरीके से पिक्सल, मतलब जैसी आवश्यकता वैसे हमको हमें पिक्सल को अरेंज करना पड़ता है, और यही कहलाता है आपका बीट मैपिंग, ठीक है। तो हमारे मॉनिटर में जो हमने मुख्य मुख्य पॉइंट देखे, इसको आप फिर से रिवाइज करिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने देखा मॉनिटर, अब हम देखेंगे प्रिंटर। तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो मॉनिटर जो होता है वो हमको सॉफ्ट कॉपी दिखाता है, पर जो प्रिंटर होता है वो हमको हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो अब अभी हम देखेंगे प्रिंटर। तो प्रिंटर का पहले हम टाइप समझ लेते हैं कि कितना टाइप का होता है। तो प्रिंटर में दो मेथड होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट सीधा सा मतलब है इम्पैक्ट मतलब प्रभाव छोड़ना, और नॉन इम्पैक्ट मतलब जो अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि प्रभाव छोड़ना प्रभाव नहीं छोड़ना, प्रभाव छोड़ना मतलब छपेगा, प्रभाव नहीं छोड़ना मतलब नहीं छपेगा। प्रभाव छोड़ने का मतलब है कि यहाँ पर सीधा एक अटैक होता है पेपर पर, और उस अटैक के अकॉर्डिंग ही जाके सीधे पेपर पर एक प्रभाव छूटता है। और इसमें अटैक नहीं होता है, ये दूर से ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पेपर पर अपना जो सीधा छपाई करता है। तो इसको बोला गया है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ये है इम्पैक्ट और ये है नॉन इम्पैक्ट। तो पहले इम्पैक्ट को देखते हैं। पहला लिखा है सॉलिड फॉन्ट और दूसरा लिखा है डॉट मैट्रिक्स। तो सॉलिड फॉन्ट क्या होता है? सॉलिड फॉन्ट का मतलब ये होता है, इसमें जब एक हैमर से, ठीक है, जब छपाई होती है तो इसमें जो प्रिंटर में एक हेड असेंबली होता है, हेड असेंबली में जो अक्षर हैं वो उभरे हुए होते हैं, ठीक है, पहले से ही उभरे हुए होते हैं, और वो जाकर सीधे पेपर पर सीधे अपना हिट करते हैं। हिट करने से सीधा उनका जो छपाई होता है, ठीक है। नहीं बड़ा आगे थोड़ा सा देख लो। तो सॉलिड फॉन्ट का मतलब है सीधे जो हमारे प्रिंटर है, प्रिंटर में जो कैरेक्टर है पहले से ही उभरे हुए रहते हैं उनके हेड असेंबली पे, और हम जिस भी कैरेक्टर का डिमांड करते हैं उन कैरेक्टर को सीधे पेपर पर हिट किया जाता है। हिट करने से वो जो पेपर की जो कैरेक्टर हैं वो जाकर सीधे पेपर पर उभर जाता है। पेपर और उन कैरेक्टर के बीच में इंक का प्रयोग किया जाता है, तब वो जाकर जैसे ही छपाई होता है, ठीक है, जैसे ही पेपर पर वो छपाई होगा, ठीक है, पेपर को जैसे हिट करेगा तो वहां बीच में लगा हुआ इंक जाकर पेपर में पड़ता है और वहां पे छपाई हो जाती है, ठीक है। तो यह है हमारा सॉलिड फॉन्ट, ठीक है। दूसरा है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी पेपर पर हिट करके छपाई करता है, पर इसमें बहुत बारीक पिन होता है, और वो बारीक पिन बहुत ही नियम से, जैसे अगर हमको ए फॉर एप्पल बनाना है तो वो बहुत बारीक अक्षर तरीके जैसा एप्पल होता है बिल्कुल उसी तरीके से घूम कर वहां पर एप्पल को डिजाइन करेगा, ठीक है। सिर्फ उतने ही पिन उभर कर निकलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मुझे एप्पल बनाना है तो बहुत बारीक पिन यहाँ पर उभरेंगे, ठीक है, गिनती के उतने ही पिन उभरेंगे, और वो इस तरीके से एप्पल के लिए सिर्फ उभरेंगे और एप्पल को बनाएंगे, इसीलिए इसको डॉट मैट्रिक्स कहा गया है। मतलब मैट्रिक्स की संरचना की तरीके से सिर्फ पिन उभरेंगे और बाकी पिन अंदर की तरफ दबे रहेंगे। तो ये कहलाता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। सॉलिड, फिर से देखिएगा, सॉलिड फॉन्ट मतलब वो प्रिंटर, ठीक है, जिसमें सारे कैरेक्टर पहले से उभरे हुए रहते हैं और वो जैसे जैसे पेपर पर चलते जाते हैं वैसे वैसे छपाई होती जाती है। और डॉट मैट्रिक्स ये भी पेपर पर ही हिट करते हैं, पर पेपर पर हिट सारे के सारे पिन हिट नहीं करते, सिर्फ वे पिन बाहर निकलते हैं जिनको पेपर पर छपाई करना है, और बाकी पिन अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हम देखेंगे प्रिंटर का जो दूसरा बेसिक पार्ट है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो वर्तमान में लगभग इम्पैक्ट प्रिंटर बंद होने की कगार पे है, ना के बराबर इसका यूज है। तो जो नॉन इम्पैक्ट है वर्तमान में इसका चलन बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल प्रिंटर।
थर्मल प्रिंटर जो होता है इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें जो लगा हुआ इसका जो हेड असेंबली या लीड जिसको हम बोलते हैं, ये गर्मी से पिघलता है और पिघल कर पेपर में उतरते जाता है। जैसे ये पेपर पे उतरता है और गर्मी बढ़ता है तो इसमें जो जिस पेपर का हम प्रयोग करते हैं, पेपर में जो कोटिंग होती है वो काली हो जाती है, ठीक है। तो पेपर में जैसे ही कोटिंग काली होती है तो वो हमको छपाई के रूप में प्राप्त होता है। समझ रहे हैं हम कि पेपर पर हम इसको उतारते हैं, जो भी हम छपाई करना चाहते हैं उसको इसके हेड असेंबली के थ्रू, और जैसे ही पेपर पर गर्मी बढ़ती है, ठीक है, इनमें जो भी कोडिंग हम किए रहते हैं, मतलब जो भी हम लिखावट लिखते हैं वो सारे के सारे काले अक्षर में उभर जाते हैं, ठीक है। और वो हमको एक पेपर में जैसे राइट किया गया है बिल्कुल वैसे ही हमको प्राप्त होता है, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा थर्मल प्रिंटर में मोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या फिर केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो छपाई को लंबे समय तक के लिए नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एटीएम से अगर आपको प्रिंट आउट मिलता है तो ये कागज़ जो है आपके पॉकेट में रखे रखे ये उड़ जाता है, परंतु जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए इसको तत्काल के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। परंतु अगर आप इसको किसी अलमीरा में रख देते हैं तो ये नमी और मौसम के चेंजेस के कारण अपने आप उड़ जाते हैं और आप देखेंगे कि वो पेपर अपने आप ही पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये थर्मल प्रिंटर है जिसकी क्वालिटी तो अच्छी होती है पर एक समय के साथ ये अपने आप ही उड़ जाता है। दूसरा है हमारा इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसमें हम स्याही का जो स्प्रे है वो पेपर के ऊपर करते हैं। स्याही का स्प्रे जो पेपर के ऊपर करते हैं तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का पेपर प्रिंट होकर मिलता है, ठीक है। और जो कलर प्रिंट आउट है हम इंकजेट प्रिंटर से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमको लगभग सस्ता पड़ता है। ये इसका गुण है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक है, अगर इसमें पानी डाल दिया जाए तो इसका स्याही जो है वो फैल जाता है। अब हम चलते हैं जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में हम ना स्याही का प्रयोग करते हैं ना मोम का, इसमें हम टोनर पाउडर का प्रयोग करते हैं। ये जो प्रिंटर है थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है, परंतु इसमें जो हम प्रिंट करते हैं तो जो इसकी प्रिंटिंग की लागत है, अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो वो बहुत ही सस्ता होता है एज कम्पेयर टू थर्मल और इंकजेट बहुत सस्ता होता है, जिसके कारण ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा चलन में है। इसमें पाउडर का प्रयोग करके हम उसको छपाई करते हैं और वर्तमान में जो लेज़र प्रिंटर है वो कलर में भी उपलब्ध है, तो हम कलर की भी कलर छपाई भी कर सकते हैं लेज़र प्रिंटर के सहयोग से, परंतु इसकी कॉस्टिंग अभी थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये जो प्रिंटर है कलर प्रिंटर लेज़र का वो मार्केट में बहुत ही कॉस्टली है, तो ये अभी हमारे मतलब ईजी वे में सब लोगों के पहुँच में नहीं है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार होते हैं नॉन इम्पैक्ट के, थर्मल, इंकजेट और लेज़र। अब हम देखेंगे प्रिंटर के बेसिक। जो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, चैन, लाइन और ड्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इन सारे प्रिंटर में अभी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ज़्यादा चलन में है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसके हेड असेंबली में बहुत ही बारीक बारीक पिन होते हैं, और जब हम कोई प्रिंट का कमांड देते हैं, ठीक है, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है पेपर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बीच में एक रिबन लगा होता है। डॉट मैट्रिक्स उस रिबन को हिट करता है और पीछे चूंकि पेपर लगा होता है तो वो जो बारीक बारीक पिन है वो जाकर सीधे पेपर पर हल्के हल्के बारीक निशान छोड़ते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी लिखावट होती है वो डॉट डॉट होती है, ठीक है। जैसे अगर ए लिखा है तो डॉट 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 कर लिखेगा। सीधे अगर हम ये कहें जैसे कि बाकी में हम पेन से लिखते हैं वैसा अगर सीधा लाइन आए तो वैसा नहीं आता है, इसमें डॉट डॉट आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बारीक पिन होता है वो डॉट के निशान छोड़ते जाते हैं। और रिबन एक तरफ कागज, बीच में रिबन और लास्ट में हेड असेंबली, तो वो वहाँ पर बारीक बारीक दाना छोड़ते जाता है। ये है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्वालिटी ये है कि इसकी जो लागत है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये एक कार्बन से चलता है तो ना के बराबर इसकी लागत है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी ये भी है कि इसका जो पिक्चर क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी नहीं कहेंगे, कैरेक्टर क्वालिटी, क्योंकि ये पिक्चर प्रिंट नहीं कर पाता है, ये कैरेक्टर प्रिंटर है, तो बहुत ही फीका जो है इसका स्याही होता है, ठीक है। और आप बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर आप प्रिंट चाहते हैं तो इसका उपयोग नहीं करेंगे, सिंपल रफ टफ यूज़ के लिए होता है। जैसे अगर ट्रेन का टिकट है, ठीक है, पुराने ज़माने में कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होता था वो सब इससे प्रिंट किया था, जिसका मतलब उपयोग अभी तुरंत में है और उसके बाद हमने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद हमको थ्रो करना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे, ठीक है, और वर्तमान में करते भी हैं, ठीक है। ये इसका क्वालिटी यही है कि इसकी लागत बहुत कम है, पर ड्रॉबैक ये कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। दूसरा, चूंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छोटे छोटे पिन लगे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा करकराहट की आवाज़ आती है, आप करकराहट की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है।
पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंट करना हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे बैंक में स्टेटमेंट वगैरह प्रिंट करना होता है, रेलवे में टिकट प्रिंट करना होता है, तो ऐसी जगह में वर्तमान में इसी प्रिंटर का प्रयोग करना होता है, क्योंकि लागत इसका ना के बराबर ही होता है। दूसरा है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर आपने देखा होगा, टाइपिंग मशीन, जो मैनुअल टाइपिंग मशीन होता है, बिल्कुल उसी की तरीके से इसमें कैरेक्टर जो हैं उल्टे छपे होते हैं, और ये एक फूल की तरह, डेजी फूल की तरह इस तरीके से होता है। और जब भी आपको जब इसमें कोई कमांड देते हैं तो इसमें हर कैरेक्टर एक एक अलग अलग इस तरीके से रॉड पे लगा होता है, और लास्ट में उसमें कैरेक्टर उल्टा छपा होता है, और बिल्कुल इस तरीके से जाकर वो हिट करता है, ठीक है, और जाकर पेपर में छपाई होता है। इसलिए चूंकि डेजी का फूल जैसा होता है, इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चैन प्रिंटर, ठीक है, सॉरी, पहले हम लाइन प्रिंटर को देखेंगे, फिर चैन और ड्रम को देखेंगे, ठीक है। लाइन प्रिंटर, जो लाइन प्रिंटर होता है एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था वो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते थे, ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको प्रिंट करना हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब सीधा अगर हम कहें कि कमर्शियल पर्पज से अगर हमको यूज़ करना हो, तब लाइन प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही रफ्तार में एक बार में एक लाइन या पूरे एक पेज को प्रिंट करने का काम करता है हमारा लाइन प्रिंटर। अब देखते हैं हम ड्रम प्रिंटर को, ठीक है। ड्रम प्रिंटर एक गोल बेलनाकार एक ड्रम होता है, उसमें सारे अक्षर एक सर्कल में ए पूरा छपा हुआ होगा, ठीक है, दूसरे सर्कल में बी, तीसरे सर्कल में सी, ठीक है, सॉरी ए से लेकर जेड, दूसरे में बी ए से लेकर जेड, मतलब हर राउंड में ए से लेकर जेड, ए से लेकर जेड के कॉम्बिनेशन बने होंगे। और जैसे अगर मुझे टाइप करना है सत्य प्रकाश कश्यप, तो इसका एस आ जाएगा, फिर एक का ए आ जाएगा, फिर एक का टी आ जाएगा, एक का वाई, तो मतलब एक कॉम्बिनेशन सेट होगा, और अगले लाइन के लिए अगला कॉम्बिनेशन सेट होगा। तो ये ड्रम लगातार चलते जाएगा और लगातार छपाई करते जाएगा उस तरीके से सेटिंग कर करके, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ड्रम प्रिंटर, क्योंकि इसका चूंकि ये एक रफ्तार से चलेगा तो इसकी गति जो है बहुत फास्ट होगी। अगला है हमारा चैन प्रिंटर, ठीक है। चैन प्रिंटर में एक प्रिंटर होता है, और प्रिंटर में गोल एक चैन लगा होता है, और चैन में सारे कैरेक्टर छपे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कैरेक्टर और जो पेज है वो संपर्क में आते हैं, चैन प्रिंटर के माध्यम से वो कागज पर उनकी छपाई लगातार होती जाती है, ठीक है। तो ये क्या रहता है हमारा चैन प्रिंटर। चैन और बैंड प्रिंटर में बस थोड़ा सा ही अंतर है, चैन प्रिंटर में चैन का प्रयोग होता है और बैंड प्रिंटर में बैंड का, बाकी सारे फंक्शंस चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के कंप्लीटली सेम है, ठीक है। तो यह है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, जो हमारा सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर को पहले हम देखेंगे, क्योंकि इसके खत्म होते होते शुरुआत हुई इंकजेट प्रिंटर की तरफ, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें हम इधर रिबन का प्रयोग होता था, जो कि बहुत सस्ता होता था, यहाँ पर हम स्याही का प्रयोग करते थे, स्याही का प्रयोग, और दूसरा नॉन इम्पैक्ट होने के चलते ये स्याही का छिड़काव दूर से प्रिंटर के ऊपर करते थे, सॉरी पेपर के ऊपर करते थे, और जिससे पेपर पर जैसे ही स्याही पड़ता था तो एक नोजल लगा होता था, नोजल से स्याही सिर्फ उतना ही जाता था जहां पर सेम कैरेक्टर बन सके, ठीक है। नोजल से स्याही पड़ने के बाद, ठीक है, वो कैरेक्टर तैयार करता था। परंतु इस प्रिंटर में हमें दो प्रकार के कार्ट्रिज का प्रयोग करना पड़ता था। कार्ट्रिज मतलब जिसपे हम इंक स्टोर करते हैं, एक होता है ब्लैक और दूसरा है RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू का एक सेट, ठीक है। तो दोनों कार्ट्रिज को लगाने के बाद हम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में इंक का प्रयोग किया जाता है, और इंक के हमको दो कार्ट्रिज की आवश्यकता होती है, ब्लैक एंड RGB, ठीक है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और ग्राफिक्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली जिसका प्रिंटिंग है थोड़ा कॉस्टली होता है। दूसरा, प्रिंट करने के बाद तुरंत हम इसके प्रिंट आउट को छू नहीं सकते, अगर हम अपने हाथ से छूते हैं तो जो स्याही है फैलने के चांसेस होते हैं, तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा कि हम उसको तुरंत नहीं छू सकते। दूसरा हम देखते हैं लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसपे हम इंक का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर हम टोनर का प्रयोग करते हैं, और वर्तमान में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है वो है हमारा लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर में हम टोनर का प्रयोग करते हैं। टोनर एक प्रकार से पाउडर जैसा होता है, बहुत ब्लैक कलर का पाउडर, बहुत ही महीन पाउडर होता है, और जब पेपर को हम कोई कमांड देते हैं प्रिंटर को, तो प्रिंटर में जो लगा हुआ ड्रम होता है वो चार्ज हो जाता है। चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और टोनर को अपनी तरफ खींचता है। इसके बाद पेपर भी ड्रम की तरफ जाता है, और दोनों जब संपर्क में आते हैं
तो ड्रम में लगा हुआ टोनर पेपर में पूरी तरीके से चिपक जाता है, ठीक है, और इसमें छपाई होती है। जैसा कि मैंने बताया, इंकजेट प्रिंटर में अगर आप तुरंत पेपर को छुएंगे तो उसमें इंक फैलने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही अगर आप लेजर प्रिंटर में पेपर को प्रिंट कर तुरंत छुएंगे तो उससे जो टोनर लगा है वो पूरी तरीके से झड़ जाएगा। तो इसी झड़न को बचाने के लिए पेपर को प्रिंट होने के बाद एक हीट रोलर से गुजारा जाता है। हीट रोलर से जैसे ही पेपर आपका गुजरता है, ठीक है, हीट रोलर से जैसे ही पेपर आपका गुजरता है जो टोनर है पूरी तरीके से उसमें प्रेस हो जाता है और चिपक जाता है। तो ये है हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में और बहुत सारे क्वालिटीज हैं, जब हम हर टॉपिक को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम और इसको विस्तार से देखेंगे। अभी हम एक सार देख रहे हैं सारे प्रिंटर का। इसके बाद हम देखते हैं थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट थर्मल और थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, ठीक है। दोनों में ही वैक्स का प्रयोग होता है, ठीक है। वैक्स मतलब मोम का। जब इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मोम पिघल कर यहाँ पर छपाई का काम करते हैं और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। पर इस प्रिंटर का एक ड्रॉबैक है कि एक लंबे समय के बाद इसकी जो प्रिंटेड मेटल है वो ऑटोमेटिकली उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का जो यूज है वो एटीएम और बिलिंग मशीन इन सब में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इनको हमको यूज करना और थ्रो करना होता है। बहुत ज्यादा समय तक हम इसको संभाल के नहीं रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम पोर्टेबल प्रिंटर। आजकल मार्केट में पोर्टेबल प्रिंटर होते हैं जिसको आप बैग में रख सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबल प्रिंटर को बैग में रख सकते हैं और बैग में लेकर कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रिंट करना है तो बस आप अपना लैपटॉप वगैरह निकालिए और प्रिंटर को फिट करिए और तुरंत आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये हमारा पोर्टेबल प्रिंटर जिसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा है फोटो प्रिंटर। आजकल आप छोटे छोटे गांव में, ठीक है, शहरों में भी देख सकते हैं जहां पर हमको तुरंत पासपोर्ट साइज का फोटो तो तुरंत निकाल के दिया जा सकता है, जिसको बोलते हैं अर्जेंट फोटो। तो ये काम होता है हमारे फोटो प्रिंटर के द्वारा। फोटो प्रिंटर में आप तुरंत एक कागज डालिए और तुरंत प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगला है हमारा ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर हमने देखा होगा, जो आजकल आप देखे होंगे HP वगैरह में भी बहुत अच्छे क्वालिटी का ऑल इन वन प्रिंटर आता है 1005, जिसमें 2-3 फंक्शन एक साथ होते हैं। पहला स्कैनिंग, दूसरा प्रिंटिंग और तीसरा फोटोकॉपी। तो आप तीनों फंक्शन एक साथ एक प्रिंटर में पाते हैं। इसको ऑल इन वन या मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे प्रिंटर। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्लॉटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपटीशन एग्जाम में आपने देखा होगा कि कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा डिवाइस है जो सबसे उच्च क्वालिटी का चित्र प्रस्तुत करता है या चित्र प्रिंट करके आपको देता है। तो याद रखिएगा, हम लेजर प्रिंटर की तरफ जाते हैं, पर सही आंसर रहता है प्लॉटर, ठीक है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हम नक्शा या बहुत ही बारीक प्रिंटिंग करना चाहते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। प्लॉटर जो होता है वो आकार में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आपको भी लेकिन हाँ, आप इसे प्रिंटिंग बहुत जरूरी नहीं कि आप अगर प्लॉटर बहुत बड़ा है तो आपको बहुत बड़ा प्रिंट करना पड़ेगा। आप छोटा प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लॉटर 2 टाइप के होते हैं, एक ड्रम पेन प्लॉटर और दूसरा फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रम पेन प्लॉटर क्या होता है। ड्रम पेन प्लॉटर में एक ड्रम लगा होता है इस तरीके का, ऐसा, ठीक है। और इस ड्रम में पेपर जो है मीडिया जिसको हम कहते हैं यहाँ पेपर, वो इस तरीके से इसमें चढ़ता है, ठीक है। जितना बड़ा मीडिया हो जाता है और यहाँ पर एक पेन लगा होता है। पेन मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हेड असेंबली है जिसमें छोटे छोटे पिन होते हैं। ये इस तरीके से मूव करता है और पेपर पर छपाई करता है, ठीक है। ये पेपर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और जो प्लॉटर है वो इस तरीके से छपाई करता है, ठीक है, लगातार। ये क्या कहलाता है हमारा ड्रम पेन प्लॉटर, ठीक है। ड्रम पेन प्लॉटर का जो लीड है वो बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही बारीक, 1 इंच का कई हिस्सा, ठीक है। इतने बारीक इसमें पिन लगे होते हैं ड्रम जो पेन है उसमें। और ये इनकी जो प्रिंटिंग की गति होती है बहुत फास्ट होती है। ये मतलब 1 सेकंड में कई इंच प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये एक बार चलते हैं तो मान चलिए पूरा प्रिंट करके वापस आएंगे और जैसे ही आपका पेपर आगे चलता फिर से प्रिंट करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ड्रम पेन प्लॉटर। यहाँ पर समझना जरूरी है, ड्रम पेन प्लॉटर में पेन मूव करता है, ठीक है, और अपनी जगह पे हॉरिजॉन्टली मूव करता है और जो पेपर है वो लगातार आगे की तरफ मूव करता है। अब हम चलते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर की तरफ। फ्लैट बेड ड्रम पेन प्लॉटर से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये एक हमारा कागज है और इसमें हमें एक नक्शा बनाना है, तो इसमें जो पेन है वो एंगल के थ्रू इस तरीके से इसके ऊपर रहेगा और
पेन जो है अगर हमको एक नक्शा बनाना है तो पेन खुद से मूव कर करके इस तरीके से नक्शे को तैयार करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले हमने देखा था ड्रम पेन प्लॉटर में ड्रम की सहायता से जो पेपर है वो आगे की तरफ सरकता था, या जो मीडिया है वो आगे की तरफ सरकता है, जबकि फ्लैट बेड प्लॉटर में पेपर अपनी जगह पे इस तरीके से चार तरफ से स्थिर है। ठीक है, यहाँ पर इनमें कोई मूवमेंट नहीं है। इसमें जो पेपर है वो स्थिर है, जो हेड असेंबली है वो सब तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो पेपर है वो मूव कर रहा है, सॉरी जो हेड असेंबली है वो मूव कर रहा है, बाकी दोनों लगभग सेम है। ठीक है, बस दोनों के मूवमेंट को हम समझेंगे। ड्रम पेन में पेपर मूव करता है और आपका जो हेड असेंबली है वो एक जगह पे स्थिर होकर आगे पीछे दाएं बाएं मूव करता है, और फ्लैट बेड प्लेटर में पेपर आपका स्थिर है और जो आपका हेड असेंबली है वो चारों दिशा में कहीं पर भी मूव करता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक क्या होता है, बस हमको ये बहुत ही बारीक से समझना है। तो हम समझते, देखिए फ्लैट बेड प्लॉटर में हम एक यहाँ पर दोनों ही फ्लैट बेड और ड्रम पेन दोनों में ही हम पेन का यूज करते थे। पेन मतलब वो जिसमें इंक स्टोर रहता है और अपनी आवश्यकता अनुसार जिस भी कलर का उसको इंक चाहिए होता है उस इंक से वो छपाई करता है। पर फ्लैट बेड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक है वो कई प्लॉटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक पेन टेक्निक हो गया जो हमने अभी विस्तार से पढ़ा। पेन टेक्निक में स्याही होता है, स्याही फैल कर उसका पूरा डिजाइन तैयार करता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक में जब पेपर आगे बढ़ता है तो पेपर को चार्ज किया जाता है, और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक है, और चार्ज पूरा पेपर नहीं होता, चार्ज वही जगह होते हैं जहां पर हमको अगर कोई चित्र उभारना है। जैसे अगर मुझे ये वाला चित्र उभारना है तो ये पेपर चार्जर तो होगा पर सिर्फ इन्हीं जगहों पे चार्जर होगा। ठीक है, अब जब ये पेपर टोनर के बगल से निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मशीन में टोनर डला हुआ है, टोनर मतलब एक पाउडर, जब बगल से निकलेगा तो ये टोनर को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, पर टोनर सिर्फ उन्हीं जगहों पे जाकर लगेंगे जहां पर ये पेपर चार्जर है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पेपर आपका व्हाइट कलर का है, टोनर के डिफरेंट कलर हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कलरफुल है तो कलर वाले आएंगे, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक टोनर सब जगह लग जाएंगे। ठीक है, अब ब्लैक टोनर लग गए तो आप सीधी समझ सकते हैं व्हाइट पेपर पर ब्लैक टोनर आकर्षित हो गए, मतलब ये प्रिंट हो गया। इसके बाद चूंकि ये फैले ना, इसके लिए इसको हीट रोलर से गुजार दिया जाता है। तो ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ तक तो था सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल पर्पस आउटपुट डिवाइसेस भी हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म्स क्या होता है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये कौन टेक्निक है। इसमें क्या होता है, आजकल आप देखेंगे कुछ जगहों पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेपर का प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पर दिन भर हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ का आवेदन देने आ रहा है। अगर सारे आवेदन को स्टोर कर करके रखा जाए, ठीक है, तो हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा हो जाएगा कि कई कमरों में हमको सिर्फ डाटा भरना पड़ेगा। और इसका उदाहरण आप जाके देख सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में, जहाँ पे आप देखेंगे कि इंसान के बैठने के लिए सिर्फ 2 चेयर हैं, पर फाइल के बंडल्स, ठीक है, या जिनको फाइलों को बड़े बड़े कपड़ों में बांध के रखा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो उनको रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म्स। ठीक है, या इसको कॉन टेक्निक भी कहते हैं। इसका यूज ये है कि जिन फाइलों को जिन ऑफिसेस में बहुत ज़्यादा डाटा होते हैं उनको हम एक फिल्म में, ठीक है, या फिक्स्ड कार्ड में, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, फिल्म में या कार्ड में आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और स्टोर करके आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। परंतु आपको इस टेक्निक को यूज करने से पहले एक चीज क्लियर पता होना चाहिए कि आप सिर्फ उन्हीं फाइलों को माइक्रोफिल्म में या माइक्रो कार्ड में तब्दील कर सकते हैं जिस फाइल का दोबारा आप यूज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने इसको स्टोर कर दिया तो इसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, वो फाइल जिसमें एडिटिंग करना है उसको आप माइक्रोफिल्म में स्टोर नहीं करेंगे, और जो फाइल जिसको आप एडिटिंग नहीं करना है, फाइनली अगर एक आवेदन है जिसका सारा काम हो चुका तो आप उसको माइक्रोफिल्म में कन्वर्ट करके सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा 4x6 इंच के एक छोटे से कार्ड पे आप 276 पेज के फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं।
ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 276 पेज को एक छोटे से कार्ड में 4x6 में स्टोर करके रखना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप मतलब एक अलमारी में आप 10 कमरों के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था। तो याद रखेंगे ये सीधे आप अगर आप इस माइक्रोफिल्म के डाटा को सीधे आप कंप्यूटर देखेंगे सोचेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। माइक्रोफिल्म डाटा को देखने के लिए अलग से आपको कंप्यूटर में डिवाइस लगाना पड़ेगा और जब कभी आपको आवश्यकता होता है कि मुझे इस डाटा को देखना है तो आप उस डिवाइस के माध्यम से अपने डाटा को देख सकते हैं। ये क्या कहता है हमारा माइक्रोफिल्म कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। ठीक है, कंप्यूटर तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म एक तकनीक है जिसमें हार्ड कॉपी को इस तरीके से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है कि आपको जब भी आवश्यकता हो आप उस सॉफ्ट कॉपी से उस हार्ड कॉपी के डाटा को पढ़ पाएं। ठीक है, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है फिल्म रिकॉर्डर। ठीक है, फिल्म रिकॉर्डर टेक्निक में कंप्यूटर में जो भी डाटा उपलब्ध रहता है उसमें फिल्म रिकॉर्डर के सहयोग से, ठीक है, फिल्म रिकॉर्डर के सहयोग से आप उसको 35 mm के स्लाइड में तब्दील कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार जहां भी दिखाना चाहें वहां दिखा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सरल चीज है हमारे लिए। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी हमारे पास मूवी है, जो भी वीडियोस हैं, उसको आप 35 mm के स्लाइड में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा ऑप्शन है वॉइस आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो वॉइस आउटपुट डिवाइस एक ऐसी तकनीक है जिसमें हमको अगर स्पीकर के थ्रू कोई साउंड जनरेट करना है पर हम वो साउंड बोलना नहीं चाहते, वो हम टाइप करना चाहते हैं। जैसे आपने रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में देखा होगा कि ये ट्रेन यहाँ से आ रही है और यहाँ की तरफ जा रही है। ठीक है, और दूसरा वहां पर उस ट्रेन का नाम बस टाइप कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा से आकर अमृतसर के लिए जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बोलता नहीं है, बस उन शब्दों को टाइप कर दिया जाता है। चूंकि ये शब्द पहले से ही उस कंप्यूटर में इन शब्दों के उच्चारण पहले से स्टोर रहते हैं, तो जब वहां पर उन शब्दों को टाइप किया जाता है तो उन शब्दों के उच्चारण को लेकर, ठीक है, ये वॉइस आउटपुट डिवाइस सेम शब्द जनरेट करते हैं। ये कहलाता है हमारा वॉइस आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और आपने उन शब्दों को सुना भी होगा तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कोई आम आदमी जैसा बात करता है बिल्कुल वैसा बात वो नहीं करता। बिल्कुल उसका जो उच्चारण है बिल्कुल थोड़ा सा आम इंसान से हट के रहता है। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा जाता है, क्योंकि अगर स्पेलिंग वाइज देखें तो वो छत्तीसगढ़ी हो जाता है। ठीक है, तो इसका कारण ये रहता है क्योंकि इसको मशीन के द्वारा इस साउंड को जनरेट किया जाता है। वहां पर सिर्फ अक्षरों को टाइप किया जाता है और उन अक्षरों को जैसे पहले उन अक्षरों के उच्चारण जैसे उस कंप्यूटर में स्टोर किए गए हैं उसी तरीके से उनको कंबाइन करके उन शब्दों का उच्चारण जनरेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा। ठीक है, तो अब ये था हमारा वॉइस आउटपुट डिवाइस। अगला है हमारा साउंड कार्ड एंड स्पीकर। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग समझेंगे, साउंड कार्ड और स्पीकर को क्या होता है। साउंड कार्ड हमने बहुत पहले पढ़ा था मदरबोर्ड पढ़ते समय। साउंड कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कंप्यूटर को इस लायक बनाता है कि वो सिस्टम के अंदर से साउंड जनरेट भी कर सके और बाहर से आए हुए साउंड को अपने अंदर एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके रख सके। ठीक है, तो ये दोनों काम के लिए हम साउंड कार्ड का उपयोग करते हैं। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि साउंड आपके सिस्टम में जो भी साउंड प्ले होता है वो सिर्फ साउंड कार्ड के चलते होता है। अगर आपके सिस्टम में साउंड कार्ड नहीं है तो आप साउंड को प्ले करने की जो संभावना है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा साउंड कार्ड। अब हमारे स्पीकर की तरफ। जो साउंड कार्ड है वो साउंड को जनरेट जरूर करता है पर साउंड को अगर हमारे कान तक पहुंचना है, ठीक है, ओवरऑल ये कहूँ कि साउंड को जनरेट करना है। साउंड प्ले होता है विद द हेल्प ऑफ साउंड कार्ड, लेकिन अगर वो साउंड ओरिजिनली हमारे कान तक पहुंचता है तो विद मतलब एक वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है वो स्पीकर के थ्रू होता है। अगर आपके सिस्टम में स्पीकर नहीं है तो आपका सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है पर वो साउंड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको स्पीकर चाहिए, मतलब चाहिए आउटपुट के लिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं ईयरफोन की तरफ। ईयरफोन हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो बिल्कुल अगर हम ये कहें कि स्पीकर जैसा है तो गलत नहीं होगा, पर स्पीकर में जो भी साउंड जनरेट होता है वो 1 to many के लिए होता है। ठीक है, 1 to many मतलब इसमें जो भी साउंड जनरेट होगा वो अगर एक पब्लिक प्लेस में अगर हम बजाएं तो दूर दूर तक बैठे लोगों के कान तक जाएगा। पर ईयरफोन जो होता है ये भी किसी डिवाइस से साउंड को आउटपुट करता है पर ये सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ही कान तक पहुंच पाता है। ठीक है, साउंड उतना ही होगा पर आपको उसको अपने कान तक लगाना पड़ेगा। जब आप उसको अपने कान में लगाएंगे तो आपको उतना ही साउंड मिलेगा जितना कि स्पीकर में मिलता है, पर ये 1 to 1 होता है। सिर्फ एक व्यक्ति एक आउटपुट डिवाइस एक व्यक्ति के कान तक ही सुनाई देगा। यह है हमारा ईयरफोन। अब हम चलते हैं प्रोजेक्टर की तरफ। नाम से ही क्लियर है, किसी भी वीडियो को, ग्राफिक्स को, मूवी को
किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रोजेक्ट करने के लिए हम प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसको बहुत बड़े मात्रा में प्रोजेक्ट करने के लिए। जैसे अगर हम एक छोटे से मॉनिटर में किसी मूवी को देखना चाहें तो वहाँ पर बैठे 2, 4, 10 लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं, परंतु अगर हम उसको एक प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट कर दें, ठीक है, तो उसको हम सीधे वॉल पे सीधे दिखा सकते हैं। यह होता है हमारा प्रोजेक्टर, ठीक है। शुरुआत के समय में प्रोजेक्टर सिर्फ और सिर्फ मूवी दिखाने के लिए होता था, जिसको हम मूवी प्रोजेक्टर बोलते थे, ठीक है। बाद में हमने इसका प्रयोग स्लाइड के लिए किया, ठीक है, जहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए हम यूज़ करते थे, और भविष्य में धीरे धीरे इसका उपयोग वीडियो प्रोजेक्टर के तौर पे भी हमने उपयोग किया, ठीक है। तो वर्तमान में 3 प्रकार के प्रोजेक्टर आते हैं, मूवी प्रोजेक्टर, वीडियो प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। तीनों में बस अंतर ये है, मूवी प्रोजेक्टर जो होता है वो प्रकाश की किरणों के थ्रू काम करता है, ठीक है, और वीडियो प्रोजेक्टर को आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है आप इसको 1 by 1 एक एक करके हर एक इमेज को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्टर होता है उसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट डिवाइस यहीं तक था। धन्यवाद।